फ्रेंड्स, ये मेरा कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ पर लेक्चर की बिगिनिंग है और अपने पहले लेक्चर में मैं कॉन्स्टिट्यूशन के नेचर, कॉन्स्टिट्यूशन के फीचर्स के बारे में बात करना चाहता हूँ। आप जानते हैं आज के डेमोक्रेटिक एरा में हर कंट्री का एक कॉन्स्टिट्यूशन होता है, चाहे यूएसए हो, चाहे ऑस्ट्रेलिया हो, चाहे न्यूजीलैंड हो, कनाडा हो। इन कंट्रीज का नाम मैं इसलिए ले रहा हूं क्योंकि ये क्लासिकल एग्जांपल्स है। बिगिनिंग ऑफ द डेमोक्रेसी यहां से हुई थी। आप ब्रिटेन को जानते हैं, मदर ऑफ डेमोक्रेसी कह सकते हैं इसको। इसके बाद यूएसए का कॉन्स्टिट्यूशन बना और इसी के पैरेलल कनाडा और ऑस्ट्रेलिया का कॉन्स्टिट्यूशन बना। कॉन्स्टिट्यूशन बनने के पहले हमारा जो गवर्नेंस था, हमारा जो एडमिनिस्ट्रेशन था या हमारा जो लेजिस्लेशन था, वो ब्रिटिश स्पॉन्सर्ड था, क्योंकि इंडिया के पास कोई इंडिपेंडेंट सॉवरेन या सुप्रीम विधायिका नहीं होती थी। इसलिए लॉ मेकिंग पावर ब्रिटिश पार्लियामेंट के हाथ में थी, जिनको रिप्रेजेंट करता था गवर्नर जनरल इन काउंसिल। और बाद में 1935 के एक्ट में इंडिपेंडेंट लेजिस्लेशन की पावर आई तो, लेकिन वो पावर सब्जेक्ट टू द अप्रूवल ऑफ द ब्रिटिश पार्लियामेंट थी। तो हमारा जो इंडिपेंडेंट कॉन्स्टिट्यूशन एस्टेब्लिश हुआ, वो कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेम होने के बाद पूरा कॉन्स्टिट्यूशन 26 जनवरी 1950 में इफेक्टिव हुआ और इसी दिन को कहा जाता है कि भारत रिपब्लिक हो गया है। तो इंडिया इज नाउ ए रिपब्लिक ऑफ इंडिया। रिपब्लिक का मतलब होता है पब्लिक से, जहां हेड ऑफ द स्टेट अर्थात प्रेसिडेंट इज इलेक्टेड बाय द पब्लिक, बाय द पीपुल, उसे कहते हैं रिपब्लिक। जैसे यूएसए में है, इंडिया में है। लेकिन जहां हेड ऑफ द स्टेट हायरार्चिकल है, जैसे हेरिडिटरी है, जहां उत्तराधिकार होता है, जैसे ब्रिटेन में है, राजा अगर मरेगा तो राजा का बेटा बेटी गद्दी बैठेंगे, उसे कहते हैं मोनार्की। तो ब्रिटेन में एक मोनार्कियल मतलब साम्राज्ञी कह सकते हैं इसको, राजतंत्र डेमोक्रेसी है। डेमोक्रेसी तो है क्योंकि वहां की पार्लियामेंट इलेक्टेड है, लेकिन क्योंकि हेड ऑफ द स्टेट इलेक्टेड नहीं है, इसलिए ब्रिटेन को हम रिपब्लिक नहीं कहते, इसे कहते हैं मोनार्कियल डेमोक्रेसी। जबकि अमेरिका और इंडिया की डेमोक्रेसी एक रिपब्लिक डेमोक्रेसी है, क्योंकि यहाँ का हेड ऑफ द स्टेट राष्ट्रपति इलेक्टेड होता है पब्लिक से, भले इनडायरेक्टली इलेक्टेड हो, भले ही सीधे पब्लिक के पास न जाकर के वो कॉलेजियम के थ्रू इलेक्टेड हो, जिसमें इलेक्टेड पार्लियामेंटेरियंस और इलेक्टेड विधानसभा के मेंबर्स पार्टिसिपेट करते हैं और उसे कहते हैं इलेक्टोरल कॉलेज, लेकिन वो इलेक्टेड होता है। तो अब जो फीचर्स की हम बात करेंगे, तो पहली जो इंपॉर्टेंट फीचर्स है, इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो एक वेलफेयर कॉन्स्टिट्यूशन है, कल्याणकारी कॉन्स्टिट्यूशन है। कॉन्स्टिट्यूशन की जो थीम है, कॉन्स्टिट्यूशन का जो पर्पस है, वो प्रीएम्बल में दिया गया है। प्रीएम्बल में दिया गया है जस्टिस, इकोनॉमिक, सोशल एंड पॉलिटिकल। ये तीन तरह की जस्टिस होती है। इकोनॉमिक जस्टिस आप देख ही रहे हैं कि गरीबों को अभी कोविड के पीरियड में देखा कि किस तरह गवर्नमेंट ने सबको राशन दिया, अनाज दिया। इसे कहते हैं सोशल इकोनॉमिक जस्टिस। इसकी डिटेल हम बाद में बात करेंगे, अभी केवल फीचर्स बता रहे हैं। तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का जो फीचर है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की जो थीम है, वो माई बाप कॉन्स्टिट्यूशन है, पेरेंटल कॉन्स्टिट्यूशन है। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन की भूमिका वही है जो एक माँ बाप की होती है। इसका मतलब हमारा गार्जियन भी यही है,
पेरेंट भी यही है, हमारा मित्र भी यही है, तुम ही हो माता पिता, तुम ही हो बंधु सखा, तुम ही हो सब कुछ। सारी आशाएं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन पर टिकी होती हैं। तो पहला फीचर क्या है? इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एक बहुत बड़ा कॉन्स्टिट्यूशन है, इसकी साइज बहुत बड़ी है, ये लार्जेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द वर्ल्ड है, क्योंकि 20वीं सेंचुरी में इसे फ्रेम किया गया है, जबकि अदर सारे कॉन्स्टिट्यूशन 19वीं सेंचुरी में बनाए गए थे। तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की पहली जो विशेषता है, ये वेलफेयर स्टेट बनाता है, कल्याणकारी राज्य बनाता है, और ये सबसे बड़ा कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेम करता है। दूसरा जो फीचर है, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन 2 पार्ट में लागू हुआ था। इसका पहला पार्ट 26 नवंबर 1949 को लागू हुआ था। 26 नवंबर 1949 को क्यों लागू हुआ था? क्योंकि हमारी मशीनरी पूरी तरीके से तैयार नहीं थी सारे सोशो इकोनॉमिक जस्टिस डिलीवर करने के लिए। तो जो एसेंशियल्स थे, जैसे राष्ट्रपति का चुनाव था, राष्ट्रपति का इलेक्शन था, राष्ट्रपति का इम्पीचमेंट था, नागरिकता देनी थी, क्योंकि 1948 में 15 अगस्त 1947 के बाद जब इंडिपेंडेंस मिली तो इंडिया डिवाइड हो गया, पाकिस्तान और इंडिया में। तो पाकिस्तान सारे नागरिक आ रहे थे इंडिया में, इंडिया सारे नागरिक जा रहे थे पाकिस्तान में। कुछ बाहर के लोग भी जो इंडिया में आना चाहते थे, जो इंडियन ऑरिजिन के थे, जो नेपाल में थे, जो बर्मा में थे, वो भी इंडियन सिटीजनशिप चाहते थे। तो पहला पार्ट जो 26 नवंबर 1949 को इंप्लीमेंट किया गया, उसमें पहला प्रोविजन सिटीजनशिप से रिलेटेड था, जो आर्टिकल 5 से लेकर के 11 तक था। दूसरा था आर्टिकल 60 जो राष्ट्रपति के इम्पीचमेंट से था, आर्टिकल 55 जो राष्ट्रपति के चुनाव से था, अनुच्छेद 324 जो चुनाव आयोग से था, क्योंकि चुनाव कराना था, आर्टिकल 366 जो राज्यपाल की शक्तियों से रिलेटेड था। इसी तरीके से आप देखेंगे कि कुछ पार्ट इसके ऐसे पार्ट जो जरूरी थे, जो नेसेसरी थे, वो 26 नवंबर 1949 को लागू हो गए थे, और जबकि पूरा का पूरा कॉन्स्टिट्यूशन लागू हुआ 26 जनवरी 1950 में, और इसी डे को कहते हैं रिपब्लिक डे कहते हैं। तीसरा जो कॉन्स्टिट्यूशन का फीचर है, कॉन्स्टिट्यूशन की बिगिनिंग एक प्रीएम्बल से हो रही है, उद्देशिका से हो रही है, जिसमें कॉन्स्टिट्यूशन के ऑब्जेक्टिव्स, एम्स, लोगों के एस्पिरेशंस, और हमारा जो प्रीएम्बल है ये शो करता है कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन क्या चाहता है, हम लोगों को क्या डिलीवर करना चाहते हैं। क्योंकि लिखा हुआ है वी द पीपुल ऑफ इंडिया, तो इसका अर्थ ये होता है कॉन्स्टिट्यूशन को हम सारे भारत के लोगों ने बनाया है, चाहे वो हिंदू हैं, चाहे मुसलमान हैं, चाहे क्रिश्चियन हो, किसी मजहब के हो, किसी क्षेत्र के हो, चाहे वो राजस्थान के हो, चाहे तमिलनाडु के हो, चाहे नॉर्थ इंडिया, ईस्ट इंडिया, साउथ इंडिया, गुजरात से हो, ये भारत के लोगों का संविधान है। वी द पीपुल ऑफ इंडिया हैव इनेक्टेड, अडॉप्टेड एंड गिवन आवरसेल्व्स, देखिए 3 वर्ड यूज किया गया है, इनेक्टेड, अडॉप्टेड एंड गिवन आवरसेल्फ टू दिस कॉन्स्टिट्यूशन। इस कॉन्स्टिट्यूशन ने को हम भारत के लोगों ने बनाया है, अडॉप्ट किया है, स्वीकार किया है, और स्वीकार करके इसे अपने को समर्पित कर दिया है। मतलब ये कॉन्स्टिट्यूशन अब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन हो गया, हम भारत के लोगों के संविधान हो गया, हम इसकी रक्षा करेंगे, इसका वायलेशन नहीं करेंगे। और हमने एक सोशल कॉन्ट्रैक्ट किया इस प्रीएम्बल के थ्रू कि अगर हम कॉन्स्टिट्यूशन को वायलेट करेंगे हमारे ऊपर सैंक्शन लगेगा, हमको पनिशमेंट किया जा सकता है। ये तीसरा फीचर कॉन्स्टिट्यूशन का है। तो पहला फीचर कॉन्स्टिट्यूशन का क्या है कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन लार्जेस्ट है और एक सॉवरेन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक डेमोक्रेसी को इस्टेब्लिश करता, स्थापना करता है। ये पब्लिक वेलफेयर कॉन्स्टिट्यूशन है बड़ा होने के साथ साथ। दूसरा पार्ट है कि इसका जो इंप्लीमेंटेशन है 2 पार्ट में किया गया है। पहला पार्ट 26 नवंबर 1949 को, और दूसरा पार्ट जो फाइनल पार्ट है कॉन्स्टिट्यूशन का पूरा भाग
वो 26 जनवरी 1950 को लागू कर दिया गया था, जिसे कहते हैं रिपब्लिक डे। जो रिपब्लिक डे परेड होती है राष्ट्रपति की, इसी 26 जनवरी को ही होती है। और इंडिया को रिपब्लिक इसलिए कहते हैं क्योंकि हमारा राष्ट्रपति चुना हुआ राष्ट्रपति है, कहीं से राजा राजतंत्र का कोई उत्तराधिकारी नहीं है। हर 5-5 साल के बाद इसका इलेक्शन होता है, जिसको हम बाद में डिस्कस करेंगे। तीसरा इंपॉर्टेंट है कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एक ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन है जो न तो फेडरल है न तो यूनिटरी है, बल्कि दोनों को बीच के फीचर्स हैं। जैसे आप जब जॉइंट फैमिली देखते हैं तो जॉइंट फैमिली में एक बड़ा सा घर होता है, सबका खाना अलग अलग बनता है, सबकी घर में क्या डिसीजन होगा उसकी अथॉरिटी अलग होती है। लेकिन जब घर के बाहर निकलते हैं, मेन मुद्दे जब डिफेंस को लेकर के है, कम्युनिकेशन को लेकर के है, तो सब एक भाषा बोलते हैं। तो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन एक ही कॉन्स्टिट्यूशन में, ध्यान रखिएगा, एक ही कॉन्स्टिट्यूशन में यूनियन भी है, मतलब सेंटर भी है, और एक ही कॉन्स्टिट्यूशन में स्टेट भी है। अगर ये दो कॉन्स्टिट्यूशन होता जैसे अमेरिका में है, अमेरिका में 2 सेट्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है, राज्यों के कॉन्स्टिट्यूशन अलग हैं, ध्यान रखिएगा। अमेरिका में यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का कॉन्स्टिट्यूशन अलग है, राज्यों का कॉन्स्टिट्यूशन अलग है। इसका इंपैक्ट क्या होता है कि जब आप अमेरिका में जाएंगे तो अमेरिका की नागरिकता से काम नहीं चलेगा, बल्कि उस राज्य की नागरिकता भी लेनी पड़ेगी जहां आप बसना चाहते हैं, जहां आप व्यापार करना चाहते हैं, डोमिसाइल होना चाहते हैं। मगर इंडिया में क्यों कि वी द पीपुल वर्ड यूज किया गया है, जबकि यूएसए में वी द पीपुल ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका यूज किया गया है। इसका मतलब अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन एक राज्यों द्वारा निर्मित कॉन्स्टिट्यूशन है। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, सारे स्टेट इकट्ठा हो गए हैं और उन्होंने अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन को बनाया है, जबकि इंडिया में ऐसा नहीं है। इंडिया में कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग बॉडी सेंट्रलाइज्ड है। वो कौन सी है? वो है कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने राज्य बनाए, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में स्टेट भी बनाए, और कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में यूनियन टेरिटरी भी बनाए। तो इसका अर्थ यह हुआ कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एक मोटे तौर पर कह सकते हैं कोसाई फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन है, अर्ध सेमी फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन है। फुल फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन अमेरिका की तरह नहीं है, क्योंकि एक केवल एक कॉन्स्टिट्यूशन है और एक कॉन्स्टिट्यूशन में यूनियन भी है और स्टेट्स भी है। इसको आप अगर आगे देखेंगे तो आर्टिकल 1 में ही लिखा गया है इंडिया इज यूनियन ऑफ स्टेट्स, जबकि अमेरिका में क्या है? अमेरिका इज फेडरल ऑफ स्टेट्स, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। और दूसरी चीज आप देखेंगे यहां पे जो राइट्स दिए गए हैं, चाहे वो फंडामेंटल राइट हो, चाहे वो वोटिंग राइट हो, वो केवल नागरिकों को दिए गए। जैसे आर्टिकल 19 है, तो आर्टिकल 19 केवल नागरिकों के लिए है। वो नागरिक चाहे यूपी का हो, चाहे बिहार का हो, चाहे राजस्थान का हो, राज्यों से कोई मतलब नहीं है। अगर लोकसभा का चुनाव होगा तो कोई भी राज्य का नागरिक उसमें पार्टिसिपेट कर सकता है, चुनाव लड़ सकता है और वोट दे सकता। मोटे तौर पर आप समझिए कि ये फेडरल, पहली चीज तो ये कि लिखा ही गया है इंडिया इज यूनियन ऑफ स्टेट्स आर्टिकल 1 में। दूसरी चीज, पूरे भारत के लिए एक ही मशीनरी है, पूरे भारत के लिए एक ही चुनाव आयोग है, आर्टिकल 324। पूरे भारत के लिए एक ही कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया है। पूरे भारत के लिए केवल एक ही सुप्रीम कोर्ट है, जबकि फेडरेशन में, अमेरिका में जितने राज्य हैं उतने सुप्रीम कोर्ट्स हैं। ध्यान रखिए, जब पढ़िए कॉन्स्टिट्यूशन को, अमेरिकन सुप्रीम कोर्ट अलग है और स्टेट की सुप्रीम कोर्ट अलग है। ये तीसरा इंपॉर्टेंट फीचर है। इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन फेडरल न होकर के कोसाई फेडरल है, ये यूनियन ऑफ स्टेट्स है। इस कॉन्स्टिट्यूशन में जब कॉन्स्टिट्यूशन शुरू हुआ था तो उसमें 22 पार्ट्स थे, 395 आर्टिकल थे, 8 अनुसूचियां थी। लेकिन आज इस कॉन्स्टिट्यूशन में लगभग 449 अनुच्छेद हो चुके हैं। पार्ट उतने ही है, अनुच्छेदों की संख्या इसलिए बढ़ गई है क्योंकि अमेंडमेंट होते चले गए हैं। जैसे मान लीजिए 329 था, 329A जोड़ दिया गया है। तो इफेक्टिव आर्टिकल्स 449 हैं। इसमें 104 104th अमेंडमेंट के बाद 104 अमेंडमेंट कर दिए गए हैं अब तक लेकर के। 22 पार्ट हैं और 49 इसमें
प्रोविजंस हैं। एक पहले सॉरी 449 प्रोविजंस हैं, जबकि इनिशियली 395 प्रोविजंस थे। अब आप चौथा पॉइंट देखेंगे कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एक पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूशन है, डेमोक्रेसी है। पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी इसलिए है क्योंकि हम ब्रिटेन के अंडर में थे, हमने एक्सपीरियंस किया ब्रिटिश पार्लियामेंट को लेकर के। हमारी जो पॉलिटिकल स्ट्रक्चर था धीरे धीरे करके ग्रो किया। जब आप देखेंगे 1858 के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी के जाने के बाद पहला एक्ट लागू हुआ, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1858। इसके बाद से 1909 लागू हुआ, 1919 लागू हुआ, फिर 1935 लागू हुआ। तो 1935 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट लास्ट एक्ट है। इसके बाद हमारा कॉन्स्टिट्यूशन 26 जनवरी 1950 को लागू हो गया। ये सारे एक्ट जो मैं आपको गिना रहा हूं, इनमें धीरे धीरे करके पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी डेवलप हुई। पहले वोटिंग राइट दिया गया 1909 में, मोहल्ले मिंटो रिफॉर्म में, हालांकि लिमिटेड राइट था, सेपरेट इलेक्टोरेट था, कम्युनल था, फिर भी शुरुआत हुई। 1919 में कुछ राइट बढ़ा दिए गए हैं। इसमें म्युनिसिपल कॉर्पोरेशंस को, सीनेट्स को वोटिंग राइट दिया गया, हालांकि वोटिंग राइट अभी भी इंडिपेंडेंट था। और जब आप देखेंगे कि 1935 में लिमिटेड राइट तो था, लेकिन अडल्ट फ्रेंचाइज इंट्रोड्यूस किया गया। 2 हाउसेस बन गए, लोअर हाउस, अपर हाउस, आज भी जिन्हें राज्यसभा और लोकसभा कहा जा सकता है, कहा जाता है। तो इंडियन डेमोक्रेसी एक पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी है। पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी के फीचर्स क्या है? पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी का पहला फीचर तो यह है, इसमें हेड ऑफ द स्टेट, जिसे राष्ट्रपति कहते हैं, राजा कहते हैं, हेड ऑफ द स्टेट और हेड ऑफ द गवर्नमेंट 2 व्यक्ति होते हैं। जहां हेड ऑफ द स्टेट प्रेसिडेंट होता है, राज्य का प्रमुख होता है, जिसे राष्ट्रपति कहते हैं, वही हेड ऑफ द गवर्नमेंट प्राइम मिनिस्टर होता है। तो गवर्नमेंट का हेड प्राइम मिनिस्टर होता है और नेशन का जो हेड होता है, स्टेट का जो हेड होता है, वो प्रेसिडेंट होता है। जबकि प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में, जैसे अमेरिका में है, अमेरिका में केवल एक राष्ट्रपति है, कोई पीएम नहीं होता, उसी राष्ट्रपति के पास सारी शक्तियां होती हैं। इसलिए इसे कहते हैं पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी, पार्लियामेंट्री सिस्टम। तो पार्लियामेंट्री सिस्टम के पहले फीचर क्या हुआ कि हेड ऑफ द स्टेट, हेड ऑफ द गवर्नमेंट दोनों अलग अलग होते हैं। दूसरा फीचर पार्लियामेंट का जो बेसिक होता है वो है संसद और कैबिनेट। जो कैबिनेट कॉन्स्टिट्यूट होती है, जो मंत्रिपरिषद होती है, वो केवल वही उनसे मेंबर हो सकते हैं जो संसद के मेंबर हो, चाहे राज्यसभा के हो, चाहे लोकसभा के हो। जबकि प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में ऐसा नहीं होता। सारे मेंबर्स राष्ट्रपति के, जो अमेरिकन राष्ट्रपति है, चाहे ट्रंप हो, चाहे बाइडेन हो, चाहे क्लिंटन रहे हो, सबके जो मिनिस्टर्स हैं, कोई भी उनमें से सीनेट का मेंबर नहीं होता। उनमें से कोई भी पार्लियामेंट या अमेरिकन लेजिस्लेशन का मेंबर नहीं होता, सब बाहर के होते हैं। और उनका जो सिलेक्शन होता है वो सीधे राष्ट्रपति अपने हाथ से करता है। तो दूसरा फीचर क्या है? इंडिया की जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स है, जो प्राइम मिनिस्टर है, जो हेड ऑफ द गवर्नमेंट है, उसे पार्लियामेंट के मेंबर होना ही चाहिए। और पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी का तीसरा फीचर है कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी। जो कैबिनेट होती है, जो मंत्रिपरिषद होती है, वो उत्तरदायी होती है लोकसभा के प्रति, लोअर हाउस के प्रति, क्योंकि लोकसभा पब्लिक इलेक्टेड बॉडी होती है, राज्यसभा तो होती नहीं है। इसलिए सारी मंत्रिपरिषद उत्तरदायी होती है लोकसभा के लिए। यह उत्तरदायित्व प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में नहीं होता, इंडिया और ब्रिटेन में है, क्योंकि हमारी डेमोक्रेसी पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी है। तो जो कॉन्सेप्ट होता है कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी, जो मंत्रिपरिषद होती है, जिसका हेड प्राइम मिनिस्टर होता है, वो सामूहिक उत्तरदायित्व उसका होता है। इसका अर्थ यह होता है हम सब एक हैं। अगर एक मंत्री जाएगा तो पूरी संसद जाएगी। अगर एक मंत्री की पॉलिसी मिस्टेक होगा तो ये उत्तरदायित्व तो सारे मिनिस्ट्री का होगा, कैबिनेट का होगा। अगर मान लीजिए कोई बिल लाया जाता है, पार्लियामेंट्री मिनिस्टर कोई बिल लाता है, तो माना जाएगा ये बिल पूरी कैबिनेट ला रही है पार्लियामेंट में। ये 3 बेसिक बहुत सारे हैं, लेकिन हम आपको बता दें कि हम पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी है, क्योंकि हमारा जो सिस्टम है वो कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी पर बेस्ड है। अब आते हैं नेक्स्ट फीचर पे। हमारा जो
प्रेसिडेंट है, प्रेसिडेंट के पास बहुत लिमिटेड पावर होती है क्योंकि पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी है। लिमिटेड पावर क्यों होती है? क्योंकि सारे बिल पर उसे साइन करना पड़ता है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स का एडवाइस से मानना पड़ता है। हाँ, वो पुनर्विचार के लिए भेज सकता है, चाहे बिल हो, चाहे एडवाइस हो, एग्जीक्यूटिव एडवाइस हो आर्टिकल 73 में। और लेकिन अगर एडवाइस दोबारा कैबिनेट या बिल दोबारा उसके पास प्रेजेंट होता है तो उसे वो फिर दोबारा वीटो नहीं कर सकता। इसे कहते हैं लिमिटेड वीटो, लिमिटेड सस्पेंसिव वीटो कहते हैं, इसको ध्यान रखिएगा वर्ड को। इसे कहते हैं सस्पेंसिव वीटो, उसका स्थगनी निषेधाधिकार। वो वीटो नहीं कर सकता, केवल सस्पेंड कर सकता है, और तब तक जब तक पुनर्विचार करने के बाद पार्लियामेंट उसे अप्रूव नहीं करती या मिनिस्टर उसे अप्रूव नहीं कर देते। इसके अगेंस्ट आप देखेंगे अमेरिकन जो प्रेसिडेंट होता है उसके बाद उसके पास होता है पॉकेट वीटो, जैसे जेब में रख लिया। जैसे कोई बिल पास हुआ अमेरिका के विधायिका में, तो वो उस सेशन में चाहे साइन करे चाहे ना करे, उसका कुछ आप बिगाड़ नहीं सकते। जबकि इंडियन सिस्टम में अगर साइन नहीं करेगा तो क्या होगा? ये वायलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन होगा और राष्ट्रपति का इंपीचमेंट हो सकता है आर्टिकल 60 में, जिसके लिए प्रोविजन दिए गए हैं। राष्ट्रपति के इलेक्शन की जो प्रोसीजर है वो आर्टिकल 55 से लेकर के 55 तक में दी गई है, बाद में डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट पॉइंट हमारा जो फीचर है वो है कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 3 में फंडामेंटल राइट दिया गया है, पार्ट 4 में नीति निर्देशक तत्व दिया गया है, और 1976 में 42nd अमेंडमेंट में एक पार्ट और जोड़ दिया गया है, पार्ट 4A। तो कॉन्स्टिट्यूशन के 3 मेन पार्ट हो गए हैं। फंडामेंटल राइट, डायरेक्टिव प्रिंसिपल। फंडामेंटल राइट आप जानते हैं आर्टिकल 14 से लेकर के 32 तक दिया गया है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल 35 से लेकर के 51 तक दिया गया है, और इसके बाद 51A में पार्ट 4A है। तो पार्ट 3 में फंडामेंटल राइट्स हैं, पार्ट 3 में फंडामेंटल राइट्स, पार्ट 4 में डायरेक्टिव प्रिंसिपल, और पार्ट 4 में फंडामेंटल ड्यूटीज। तो फंडामेंटल ड्यूटीज सिटीजन्स का होता है, और जो पार्ट 4 है, पार्ट 4 ही मतलब डायरेक्टिव प्रिंसिपल भावी भारत को एक वेलफेयर स्टेट देता है, क्योंकि इसी में चाइल्ड एजुकेशन की बात की गई है, लेबर को प्रॉपर वे सैलरी की बात की गई है, पर्यावरण की बात की गई है, इसके बाद जो लेबर है उनके शोषण न करने की बात की गई है। ये बेसिक फीचर्स हैं जो मैं आपको बता रहा हूं। और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इसलिए कहा जाता है कि एक कल्याणकारी राज्य है। और अब तो आप देखेंगे कि केशवानंद भारती के केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा, 1976 का केस था, केशवानंद भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरल का केस था, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि फंडामेंटल राइट और डायरेक्टिव प्रिंसिपल दोनों को एक साथ पढ़ा जाना चाहिए, और दोनों का जो समन्वय है, दोनों का जो कोऑर्डिनेशन है, वो बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है। मतलब अब आप डायरेक्टिव प्रिंसिपल को नहीं पढ़ सकते अलग से, फंडामेंटल राइट को नहीं पढ़ सकते। जैसे आर्टिकल 21 में राइट टू वाटर है, राइट टू लाइफ है। राइट टू लाइफ में क्या हुआ? डिग्निटी आ गई, एजुकेशन आ गया, पानी आ गया, खाना आ गया। इन सब चीजों के बारे में मैंने बताया आपको कि पार्ट 4 में दिया गया है। लेकिन जब पार्ट आर्टिकल 21 के थ्रू जब राइट टू लाइफ है, लिबर्टी है, एजुकेशन है, राइट टू डिग्निटी है, राइट टू ऑनर है, तो इन सब ये जिनका डिटेल प्रोविजन पार्ट 4 में दिया गया है, तो जब तक आप पार्ट 3 के मिला करके साथ नहीं पढ़ेंगे तब तक कॉन्स्टिट्यूशन का वेलफेयरिज्म, कॉन्स्टिट्यूशन का जो कल्याणकारी प्रवृत्ति है, पूरी तरीके से दिखाई नहीं देती। नेक्स्ट फीचर हमारा है रूल ऑफ लॉ। रूल ऑफ लॉ क्या मतलब हुआ? रूल ऑफ लॉ का मतलब यह हुआ, ये कॉन्सेप्ट डाइसी ने दिया था, इंग्लैंड के फिलोसोफर थे, लॉयर थे। इन्होंने कहा था कि जो लोगों का जो गवर्नेंस होगा, जो सिटीजन्स होंगे, उनका जो एडमिनिस्ट्रेशन होगा, उनका जो शासन होगा, वो किसी स्वेच्छाचारी आर्बिट्ररी किंग पर नहीं बेस्ड होगा, बल्कि लॉ पर बेस्ड होगा। लॉ मेकिंग बॉडी कौन होती है? पार्लियामेंट। इसका मतलब यह हुआ कि रूल ऑफ लॉ, इंडिया में दोनों को पावर है, पार्लियामेंट को भी लॉ मेकिंग पावर है और सुप्रीम कोर्ट को भी लिमिटेड पावर है अंडर आर्टिकल 141 एंड 142, जिसे कहते हैं रूलिंग
आर्टिकल 141 में सुप्रीम कोर्ट रूलिंग देता है, जो रूलिंग देता है दैट अमाउंट्स टू लॉ, इसे कहते हैं रूल ऑफ लॉ। तो इंडिया में रूल ऑफ लॉ आर्टिकल 14 में है, 15 में है, 16 में है, 325 में है, राइट टू इलेक्शन पर है, जुडिशियल इंडिपेंडेंस पर 124 में जो अपॉइंटमेंट है, जुडिशियल रिव्यू में है, आर्टिकल 32 टू 26 में है। ये रूल ऑफ लॉ फ्रेम करता हमारा कॉन्स्टिट्यूशन, एक इंडिपेंडेंट जुडिशरी वाला कॉन्स्टिट्यूशन है, और बहुत सारे प्रोविजंस हैं जो रूल ऑफ लॉ को प्रमोट करते हैं। वो विशेष तौर से, खास तौर से अगर आप देखेंगे तो इलेक्शन, राइट टू इलेक्शन, फंडामेंटल राइट आर्टिकल 14, 15, 16, राइट टू इक्वलिटी, आर्टिकल 21 राइट टू लाइफ एंड लिबर्टी, 22 भी राइट टू लिबर्टी का पार्ट है, आर्टिकल 23, 24 जो लेबर को एक्सप्लॉयटेशन से बचाता है और चाइल्ड एजुकेशन, चाइल्ड लेबर को रोकता है, आर्टिकल 17 जो अनटचेबिलिटी को आपराधिक बनाता है, क्रिमिनल बनाता है, और आर्टिकल 32 और 226 जो फंडामेंटल राइट को इन्फोर्स करता है। आप जानते हैं 18 वर्ष से ऊपर जो भी होता है भारत के नागरिक को विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन, चाहे मुसलमान हो, चाहे हिंदू हो, चाहे पारसी हो, चाहे वीमेन हो, चाहे मेन हो, उसे वोट देने का राइट होता है। तो जो डिस्क्रिमिनेशन है, छुआछूत समाप्त करना है, बच्चों को शिक्षा का अधिकार है और सबको समानता है, ये ही इसी का कहते हैं रूल ऑफ लॉ। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बेस्ड है रूल ऑफ लॉ पर। इसके बाद नेक्स्ट जो फीचर है फ्रीडम ऑफ स्पीच है, आर्टिकल 19 में दिया गया है, 91 में 19(1)(f) निकाल दिया गया है कॉन्स्टिट्यूशन से, और 19(1) से लेकर के जी तक सारे फंडामेंटल राइट दिए गए हैं, जिसमें फ्रीडम ऑफ स्पीच 19(1)(a) में दिया गया है, और इसमें राइट टू ट्रेड एंड प्रोफेशन है, राइट टू रेजिडेंस है, राइट टू मूवमेंट है, राइट टू फॉर्म एसोसिएशन है, और इन पर रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस भी लगाया गया है आर्टिकल 2 से लेकर के 6 में। तो फ्रीडम ऑफ स्पीच लेकर के बहुत सारे फ्रीडम भारतीय नागरिकों को, और केवल भारतीय नागरिकों को आर्टिकल 21 में, आर्टिकल 19 में दिया गया है। इसके अलावा जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, इंडियन जो सोसाइटी है, आप जानते हैं काफी विभाजित सोसाइटी है, काफी कास्ट ओरिएंटेड सोसाइटी है, कम्युनल ओरिएंटेड सोसाइटी है। वीमेन का एक्सप्लॉयटेशन बहुत होता था। अगर आप अपने गांव से परिचित होंगे, 50 साल पहले देखिए तो घर की महिलाओं क्या इज्जत थी, खाना बनाने के अलावा उन्हें कोई अधिकार नहीं था। और इसी तरीके से जो शेड्यूल कास्ट थे, जो जिन्हें मेहतर कहा जाता है, महिला ढोते थे और उन्हें कोई प्रिविलेज नहीं था इससे। लेकिन आज ये सारी चीजें समाप्त हो चुकी है। आर्टिकल 17 में अनटचेबिलिटी समाप्त हो चुकी है। आप देखिए प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स एक्ट 1955 बना दिया गया है, शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब्स एक्ट 1989 बना दिया गया है कि अगर आप इनका अपमान करेंगे, कोई अपशब्द करेंगे तो आपको पनिशमेंट मिलेगा। तो ये कॉन्स्टिट्यूशन प्रोटेक्ट करता है सोसाइटी के हर वर्ग को, उन वर्गों को भी जो सदियों से वंचित रहे हैं, जिन्हें कोई अधिकार नहीं मिला है। और इसीलिए कहा जाता है कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन एक वेलफेयर कॉन्स्टिट्यूशन, वेलफेयर स्टेट है। नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट फीचर है कि इंडिया में कोई राष्ट्रभाषा नहीं है। क्यों नहीं राष्ट्रभाषा? राष्ट्रभाषा इसलिए नहीं है क्योंकि इंडिया में बहुत सारी भाषाएं हैं। तमिलनाडु तमिल भाषा है, मलयालम भाषा है, देवनागरी है। इंडिया में आप देखेंगे हर 50 किलोमीटर पर लैंग्वेज चेंज हो जाती है। अगर इलाहाबाद से आप मूव करिए बनारस की ओर तो भाषा बदल जाती है, बनारस आगे आजमगढ़ बलिया जाइए तो भाषा बदल जाती है, बिहार में टोटल भोजपुरी हो जाती है। ऐसे ही इधर चलिए अगर आप इलाहाबाद से जौनपुर की तरफ, फैजाबाद सुल्तानपुर की तरफ तो अवधी हो जाती है। ऐसे ही जब आप चलिए कानपुर की तरफ, फतेहपुर से भाषा बदल जाती है, बांदा की भाषा बदल जाती है। इतना ज्यादा वैरायटीज हैं कि ये सोचा गया कि अगर हम कोई राष्ट्रभाषा करेंगे तो इंडिया टूट सकता है, क्योंकि भाषा अगर किसी देश को जोड़ सकती है तो भाषा तोड़ भी सकती है। और इसीलिए भारत में राष्ट्रभाषा नहीं है बल्कि राज्य भाषा है, स्टेट लैंग्वेज है, वर्किंग लैंग्वेज है। और वर्किंग लैंग्वेज है देवनागरी स्क्रिप्ट, जो हिंदी का एक फॉर्म है। तो इसको भी नेशनल लैंग्वेज डिक्लेयर जानबूझ नहीं किया गया है। ये सारी भाषाएं जिनकी मैं बात कर रहा हूं
वर्किंग लैंग्वेजेस है। कुल 22 भाषाएं हैं इंडिया में रिकग्नाइज की गई हैं, और ये भाषाओं का जो अनुसूचियों में दिए गए हैं, 8वीं अनुसूची में लैंग्वेज के बारे में पूरा डिटेल प्रोविजन दिया गया है, लेकिन राष्ट्रभाषा नहीं है। कॉन्स्टिट्यूशन का नेक्स्ट जो फीचर है वो है पर्यावरण, क्योंकि जब कॉन्स्टिट्यूशन बना था तो पर्यावरण की समस्या नहीं थी, पीने के पानी की समस्या अवेलेबिलिटी की नहीं थी। हालांकि भेदभाव के आधार पर जो निचली जातियां बेचारी होती थी, एससी होते थे, उनको कुएं में पानी लेने नहीं देते थे। अगर आपने पढ़ा होगा प्रेमचंद का ठाकुर का कुआं, तो आपको उसका अंदाज हो जाएगा कि कितना बड़ा डिस्क्रिमिनेशन था सोसाइटी में। लेकिन पीने का पानी आज प्रॉब्लम क्या है? आज डिस्क्रिमिनेशन नहीं है, आज पीने के पानी की क्राइसिस है। अनफॉर्चुनेटली ये स्टेट लिस्ट में है और इसमें भी कंकरेंट लिस्ट में लाया जा सकता है इसको। और हमारा कहने का मतलब ये हुआ कि सोसाइटी के साथ पार्लियामेंट को लॉ बनाने की पावर दी गई है, अमेंडमेंट की पावर दी गई है आज की 368 में, ताकि जैसे जैसे डेवलपमेंट हो, चाहे पर्यावरण का हो, चाहे एजुकेशन का हो, चाहे सोशल डेवलपमेंट हो, चाहे महिलाओं के अधिकार की बात हो, किया जा सके। नेक्स्ट फीचर है सेपरेशन ऑफ पावर। आर्टिकल 50 में नीति निर्देशक तत्वों में आर्टिकल 50 में एक्सिक्यूटिव को जुडिशरी से अलग किया गया है, ताकि एक्सिक्यूटिव अपना दबाव इन जुडिशरी पर न बना सके। और आर्टिकल 51 में जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल का पार्ट है, यही नहीं, उसमें यह कहा गया है कि भारतीय राज्य मतलब भारतीय सरकार इंटरनेशनल लॉ को प्रमोट करने के लिए कार्य करेगी, ट्रीटीज का इंप्लीमेंट करेगी, इन्फोर्स करेगी, और इस प्रकार इंडिया को ग्लोबल वर्ल्ड से जोड़ने की कोशिश की गई है। इसके अलावा लोकल लेवल पर आप देखेंगे ग्राम पंचायतों का गठन का प्रोविजन आर्टिकल 40 में दिया गया है, जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल का पार्ट है। राइट टू एजुकेशन को, नेक्स्ट राइट टू एजुकेशन को समय के साथ साथ देखा गया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कई केसेस में कहा कि बिना एजुकेशन की कोई लाइफ नहीं होती। ठीक है, मोनी जैन का केस था, वर्सेस कनाडा का केस था, उन्नीकृष्णन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का केस था, और अल्टीमेटली अशोक कुमार ठाकुर वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2008 में सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि बच्चों को एजुकेशन इनडिस्क्रिमिनेटरली मिलना चाहिए। तो शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब या जो गरीब बच्चे हैं उनके एजुकेशन, उनको भी एजुकेशन का राइट है। और इसीलिए आप देखिएगा 2008 की जजमेंट के बाद राइट एजुकेशन एक्ट 2009 लागू हुआ, जिसमें हर इंस्टीट्यूशन को, चाहे प्राइवेट हो चाहे पब्लिक हो, गरीब बच्चों को कुछ % लेना जरूरी हो गया है और उनको लेना ही पड़ता है। तो ये जो प्रोविजन है दिया गया आर्टिकल 51A के में, तो आज 2 प्रोविजन है। आर्टिकल 21A में जोड़ा गया राइट टू एजुकेशन, मतलब स्टेट की ड्यूटी है, जहां आपका राइट है, फंडामेंटल राइट आपका राइट है, वही स्टेट की ड्यूटी है कि वो आपको उपलब्ध कराए। वहीं आर्टिकल 51A के में ये पार्ट 4A में जोड़ा गया, मतलब 51A के फंडामेंटल ड्यूटी का पार्ट है, जिसमें यह इंश्योर किया गया कि एजुकेशन देना जहां स्टेट का राइट है 21A में, वहीं एजुकेशन लेना आपकी ड्यूटी है, पेरेंट की ड्यूटी है कि वो अपने बच्चों की एजुकेशन दें। हालांकि अशोक कुमार ठाकुर केस में पनिशमेंट का भी प्रोविजन बनाया गया था, लेकिन पार्लियामेंट की हिम्मत नहीं पड़ी कि कैसे पेरेंट को पनिश कर सकते हैं अगर एजुकेशन नहीं बच्चों को दिला पाते। तो इंडिया की गरीबी है, क्योंकि बच्चे काम नहीं करेंगे तो पेरेंट खा नहीं पाते। इसलिए इतना तो कर दिया गया है कि राइट एजुकेशन को फंडामेंटल ड्यूटी का पार्ट बना तो दिया गया है, लेकिन इसे और इन्फोर्स करने की जरूरत है। जो नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, कंक्लूड करने वाले हम, कि अमेंडमेंट कॉन्स्टिट्यूशन हमारा फ्लेक्सिबल भी है, लचीला भी है और कठोर भी है। अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन बहुत कठोर है, अभी तक केवल 25 अमेंडमेंट कॉन्स्टिट्यूशन में 1787 शुरू से लेकर के अमेरिका में हुए हैं, जबकि भारत में 104 अमेंडमेंट हो चुके हैं। आप सोचिए कितना फ्लेक्सिबल है, पार्लियामेंट को अमेंड करने की पावर दी गई है। यह प्रोविजन हमने लिया है साउथ अफ्रीका से,
साउथ अफ्रीका 1921 का कॉन्स्टिट्यूशन था, उससे हमने बारो किया है। तो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन एक फ्लेक्सिबल कॉन्स्टिट्यूशन है कंपैरेटिवली, कि समय समय पर हम कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड कर सकते हैं और इसे अमेंड करके अनुरूप ला सकते हैं जो सोशल इकोनॉमिक जो कंडीशंस हैं और जो पूरी दुनिया में बदलाव आ रहा है उसके अनुरूप हम अपने को ढाल सकें। और जैसा मैंने बताया आपको कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, एक चीज और बता दें कि जोड़ा गया बाद में बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, कि ये पार्लियामेंट को जुडिशियल रिव्यू के कोर्ट को, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट्स को न्यायिक पुनर्विलोकन की शक्ति दी गई है। हाई कोर्ट को आर्टिकल 26 में दिया गया है और सुप्रीम कोर्ट को 32 में दिया गया है। अगर फंडामेंटल राइट का वायलेशन होता है तो लोग अनुच्छेद 226 में हाई कोर्ट में और 32 में सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं ताकि उनका फंडामेंटल राइट रहे। इसे कहते हैं जुडिशियल रिव्यू। और सुप्रीम कोर्ट ने जुडिशियल रिव्यू के माध्यम से बहुत सारे जजमेंट्स दिए हैं। जैसे मान लीजिए कि केशवनाथ भारती का केस देखिए, मेनका गांधी का केस देखिए, शारा बानू वर्सेस अभी हाल में 2017 के ऑफ इंडिया का केस देखिए, चाहे मुस्लिम लॉ में चेंज करने की बात हो, हिंदू लॉ में चेंज करने की बात हो, या गरीबों के सोशल इकोनॉमिक जस्टिस की बात हो। जैसे मान लीजिए इंदिरा शानी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1992 का केस देख लीजिए, जो कहता है कि रिजर्वेशन जो होता है उसमें क्रीमी लेयर होना चाहिए। मतलब जो लोग ऑलरेडी उस लेवल को पार कर चुके हैं कि उन्हें आरक्षण की जरूरत नहीं है, उन्हें आरक्षण नहीं मिलना चाहिए। इसे कहते हैं डॉक्ट्रिन ऑफ क्रीमी लेयर। मतलब मलाई निकालते निकालते इतना निकाल दो कि केवल दूध बचे, मलाई वालों किनारे फेंक देने के, इसे कहते हैं डॉक्ट्रिन ऑफ क्रीमी लेयर। तो इस तरीके से हमारा कॉन्स्टिट्यूशन एक बड़ा कॉन्स्टिट्यूशन है। और जब क्वेश्चन आता है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बेसिक फीचर्स क्या है, तो आपको इतना मेंशन करना है, इतने फीचर्स को लेकर के। अब आप अगर कोई दिक्कत होती है तो मेरा जो फोन नंबर है वो मैं बता दूंगा आपको, उसमें आप डिस्कस कर सकते हैं। मैंने गूगल पर इसलिए नहीं लिया क्योंकि एक तो टाइम बाउंड है, दूसरा लाइट और कनेक्शन की प्रॉब्लम होती है, और तीसरी ये जो मैटर हम आपको दे रहे हैं, रिकॉर्डेड मैटर दे रहे हैं, ये आपकी लाइफ में काम आएगा, आपकी दूसरी जनरेशन में भी काम आएगा। जो भी लेक्चर मेरे हैं उसको आप जब पढ़ेंगे, इस और मेरे लेक्चर जब आप सेकंड ईयर थर्ड में जाएंगे तो मैंने लेक्चर डिलीवर किया है इसी ऑडियो पर, सीपीसी, सीआरपीसी, एविडेंस। तो अब कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ की मैंने शुरुआत की है, इसे जब खत्म करूंगा फिर आपका हम आईपीसी लेंगे, उसके बाद और हम आपका आईपीसी लेंगे। आज के लिए बस इतना ही। कल हमारा लेक्चर होगा इंडियन फेडरलिज्म पर, जो मैंने बताया आपको इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एक यूनियन ऑफ इंडिया है, तो डिटेल में कैसे करेंगे, कौन कौन से कॉन्स्टिट्यूशन फेडरल है, कौन कौन से कॉन्स्टिट्यूशन यूनिटरी है, और हम कंक्लूड क्या करेंगे, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को क्या कह सकते हैं, फेडरल कहेंगे, यूनिटरी कहेंगे या यूनियन कहेंगे। थैंक यू।